हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी टेस्ट में। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट थी, है ना, ये तो भाग 1 है। अभी हम भाग 1 ही करा रहे हैं, इसके बाद भाग 2 कराएंगे, है ना। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट था मैंने कल एक कराया था ना, 30 क्वेश्चन मैंने कराए थे। आज हम उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 कराएंगे, किसका, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे और कोशिश करिएगा आप लोग, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं, ठीक है। देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। सही और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। तो लिखा है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, कह रहा है विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। तो विकासात्मक कार्य क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विकासात्मक कार्य, ठीक है, विकासात्मक कार्य कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की दिशा में होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो विकास होता है वो शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ओके, क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, कथन ए, है ना, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है, ठीक है, और फिर वह ठहर जाता है। और फिर जो तर्क है, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख पाता है, ठीक है। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, होता रहता है, वो कब तक होता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है। और मानव जो होता है मध्य बाल्यावस्था के चरण में के बाद नई चीज़ें नहीं सीख पाता है, ये भी गलत है। क्या होता है, जीवन प्रयत्न सीखता रहता है, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पर शारीरिक विकास जो होता है वो मध्य बाल्यावस्था के बाद क्या हो जाता है, ठहर जाता है, लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो जीवन प्रयत्न, ठीक है, मीन्स जन्म के बाद और मृत्यु के पहले होता रहता है, ठीक है, मृत्यु से पहले होता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी क्या होगा, सही होगा। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। तो कह रहा है, विद्यार्थियों को एक समूह अपने खेल के दौरान लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसका, धार्मिक संस्थान का नहीं, परिवार का, ये भी नहीं, मीडिया। तो किसका निभाता है, तो कह रहा है परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 देखेंगे, सॉरी 5th, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे के किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, किसके सिद्धांत के अनुसार, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। उसमें क्या होता है, बच्चे, ठीक है, वर्ड्स को या शब्द को एक क्रम में लगाने फिर सीख जाते हैं, ठीक है, वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने को सीख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक रचनाओं, 6 है, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक रचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है वह कहलाती है। तो क्या कहलाता है, संतुलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलीकरण। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देख उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण है किसका, पाड़ का। अब पाड़ क्या होता है, तो पाड़ लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो होता है, पाड़ का तात्पर्य होता है प्रभावी अधिगम हेतु, ठीक है, प्रभावी अधिगम हेतु वयस्कों द्वारा छात्र को अस्थायी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हिंट देना ही क्या कहलाता है, पाड़ कहलाता है, ठीक है, बच्चों को थोड़ी सी सहायता देना, ठीक है, ताकि वो कर सके। ओके, नेक्स्ट देखेंगे।
तो कह रहा है निम्नलिखित नहीं है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? तो किसने कहा था? लेव वाइगोत्स्की। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना की है। किसने की थी? तो देखेंगे उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौड़ है। ठीक है, क्या है? नारी परिपेक्ष गौड़ है। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत कितने हैं? 3 हैं, पूर्व परंपरागत, पर परंपरागत और उत्तर परंपरागत। कितने बताए मैंने? नैतिक 3 सिद्धांत हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ठीक है, किंतु उनके ही एक छात्र ने उनके सिद्धांत के नारी परिपेक्ष गौड़ होने की आलोचना की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, होती है, उन्होंने सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? ठीक है, तो इसमें बताते हैं कौन कौन सी है। ठीक है, संगीतमय है, ठीक है, संगीतमय है, भाषाई है, शारीरिक गत संवेदी है, व्यवहारिक नहीं है। तो उनके द्वारा जो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर दिया था वो 1883 में दिया था। ठीक है, प्रतिपादित किए थे। तो उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए जो बुद्धि के प्रकार हैं हम बताते हैं, ध्यान से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्व बुद्धि। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांकेतिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे। तो कह रहा है इसमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में रचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? विविध स्पष्टीकरण, रटकर याद करना और शब्दतः पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, बार बार वेधन और अभ्यास। तो क्या होता है? 11th में देखेंगे इसमें कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में रचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? तो विविध स्पष्टीकरण है। क्या, सॉरी इस पर लगे ना, तो बोलेंगे विविध स्पष्टीकरण। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। बहुभाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? ठीक है, तो बहुभाषा के अनुसार तो देखेंगे विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। खैर कि अगर बच्चे स्कूल में अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं तो उन्हें दंडित करो, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान हो। ठीक है, करा जो स्कूल में भाषा है चल रही हैं, अगर उनकी मातृभाषा है स्कूल के जैसी है तभी एंट्री लेना चाहिए, मीन्स एडमिशन करना चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। तो नेक्स्ट कह रहा है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ये सही है। और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा कि मानकीय जेंडर मतलब क्या होता है कि महिला यही कर सकती है, पुरुष ये करेगा, ऐसे कुछ मानकीय दंड है ना। तो उनको पार करते हुए, जैसे माँ कुछ और कर रही है, जैसे पिता करते हैं उसका काम माता कर रही है और माता का काम पिता कर रही है। अगर ऐसे काम वो देखते हैं तो उनके अंदर ये संभावना कम रहती है। ठीक है, कम संभावना है कि वो जेंडर की रूढ़ियों को क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। ठीक है, वो अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? तो नेक्स्ट देखेंगे सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना।
तो कह रहा सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न कर दो। ये गलत है, तनाव उत्पन्न नहीं करना है। ठीक है, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। ठीक है, अध्यापन अधिगम, ठीक है, जो अध्यापन है उसकी क्रियाओं को दोहराना। अधिगम और विकास को अनुकूलित करना, ये भी सही है। अंदर, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों का समर्थन करना चाहिए। तो क्या होगा, तो ऑप्शन ये गलत था, बाकी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 क्या थे, सही थे। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। करा गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। तो गत्यात्मक जो मूल्यांकन होता है वो बच्चे को बौद्धिक स्तर नहीं, समकक्षियों की तुलना में छात्र संबंधित पद नहीं, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं सीखने में मदद करता है। कौन, गत्यात्मक मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन के हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना चाहिए, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियाँ प्रदान करना चाहिए, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। ठीक है, तो क्या बचना चाहिए। ठीक है, तो विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना चाहिए, सही है। ठीक है, लेकिन वहाँ कह रहा बचना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को शैक्षिक संवर्धक गतिविधियाँ प्रदान करना चाहिए, ये भी ठीक है। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित पाठ। ठीक है, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अध्यापक केंद्रित क्या होता है कि बच्चे ही उसमें क्या करेंगे, जो बच्चे होते हैं वो केवल निष्क्रिय श्रोता होकर सुनते हैं, ना तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ना क्या करेगा अध्यापक, जवाब देगा। ठीक है, जो इसमें क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, लेकिन इसमें है अध्यापक केंद्रित, ये नहीं, यही इसी से बचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये नहीं होगा, यही ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठचर्या का प्रयोग करना चाहिए, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता का स्वीकृति देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति देना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, अवधान न्यूनता और अति सक्रियता विकार उत्पन्न होता है। इसी की वजह से वो क्या करता है, किसी भी जब हम मतलब कोई पढ़ा रहा होता है तो वो ध्यान नहीं दे पाता है और आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर बैठ भी नहीं पाता और बेचैन रहता है, हमेशा वस्तुएं खो देता है। ठीक है, तो क्या होगा, अवधान न्यूनता और अतिसक्रियता विकार के कारण। अति सक्रिय नहीं रहता मीन्स निष्क्रिय रहता है। ठीक है, बहुत एक्टिव नहीं रहता। चलो आज के लिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है उस वक्त बोलने से बचना चाहिए, सही है। कह रहा है कि अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख रहा हो। जब बच्चा, ठीक है, एक अध्यापक का चेहरा नहीं देख रहा हो और वो क्या हो, श्रवण बाधिता हो मीन्स उसे कम सुनाई देता हो, तो उस वक्त नहीं बोलना चाहिए जब वो सामने नहीं देख रहा हो। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती है। रटकर याद करना, क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता। तो क्या होगा, सृजनात्मकता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय में भेज देना चाहिए, नहीं। केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, ये भी नहीं। दंड देना चाहिए, ये भी नहीं। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता देनी चाहिए। क्या देना चाहिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देना चाहिए। देखिए देखेंगे। ठीक है, तो 22 है। कथन है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना चाहिए। चलो ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, अधिगम रेखीय तरीके से सही विकल्प चुने। ठीक है, तो जो अधिगम एक रूपी तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही है, लेकिन आर गलत है।
नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए। तो कह रहा है विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए। तो विद्यार्थी कह रहा है विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरे से बेहतर प्रमाणित करने की सफलता प्राप्त करें। ठीक, अगर ऐसा वो करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इन्हें ही ऑप्शन ए को ही क्या करना चाहिए, चुनौती दे दी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को, संप्रत्यय मीन्स होता है पाठ, ठीक है, चैप्टर, क्या होगा, चैप्टर होगा। ठीक है, संप्रत्यय मीन्स होता है चैप्टर या पाठ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा समय अध्यापकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। रूपकों को विभिन्न क्षेत्रों या व एक ही क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित परिघटनाओं में से सहसंबंधों को रेखांकित करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। इसमें कह रहा नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन करना चाहिए। ठीक है, कह रहा जो गैर उदाहरण है मीन्स जो उस उदाहरण से जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेट हो तो ठीक है, अगर उससे अलग है तो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होते हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो मीन्स इसमें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ये सही है, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापक को बल देना चाहिए। उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, नहीं। ठीक है, रचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, ये सही है। ठीक है, तो रचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम देना चाहिए। ठीक है, ना कि रट्टा मार कर सिखाना चाहिए, दूसरे से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सिखाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य प्रेरणा में क्या होता है, सॉरी यार, बाह्य प्रेरणा क्या होता है, तो बाह्य प्रेरणा वह प्रेरणा होती है, ठीक है, बाह्य प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जो बाह्य कारकों द्वारा मिलती है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा क्या होती है, जो बाह्य कारकों द्वारा हमको मिलती है। जैसे सजा से बचेंगे, है ना, हम पढ़ के जाएंगे तभी सजा से बचेंगे, नहीं तो बचेंगे नहीं, पीटे जाएंगे, है ना। अगर कुछ इनाम मिलता है, चलो अच्छा ये कर लेते हैं, हमको कल इनाम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अरे पढ़ लेते हैं, नहीं तो हम असफल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, बाह्य प्रेरणा है। जो आंतरिक, इसमें कह रहा है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो ये जो रुचि है वो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कह रहा निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। ठीक है, तो इसमें सभी भाव हैं, उत्सुकता, जिज्ञासा, कृतज्ञता, निराशा। तो जो निराशा है वो क्या होगा, विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक डालेगा। ठीक है, अगर वो हमेशा निराश रहेंगे तो क्या करेगा, पढ़ पाएगा, याद कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो निराशा ही क्या है, बच्चों के अधिगम में बाधा डाल सकता है या विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा डाल सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगीन नहीं है। ठीक है, अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए। ठीक है, नकारना नहीं चाहिए, इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निर्धार है, गलत है। ठीक है, इस पर भी बहुत ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए। कह रहा है इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगीन होने का तर्क बताना चाहिए, सही है। तो कह रहा है कि पहले उसके जवाब को अपनाओ। ठीक है, कि चलो आपकी बात को हम मानते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि एक कोई ऐसा उदाहरण दे दो कि मानो कि जल एक रंगहीन पदार्थ है। ठीक है, रंगहीन है। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है अधिगम का सामाजिक रचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। ओके, तो कह रहा इनाम और दंड, ये नहीं है। मानकीकृत आकलन, ये भी नहीं है। तो सांस्कृतिक संदर्भ,
सांस्कृतिक संदर्भ, जो अधिगम का सामाजिक रचनात्मक उपागम है वो किस पर, सांस्कृतिक संदर्भ पर, महत्ता पर बल देता है। ठीक है, तो कह रहा है अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर, अधिगम सबसे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, संदर्भित रूप से। ठीक है, संदर्भित रूप से अगर होगा तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ओके, हम अगले दिन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की मीन्स बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, ठीक है, का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे और इसके बाद फिर हम साइंस एंड मैथ का लाएंगे और वो हम ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।